Good morning. Very good morning. Very good morning. Jai Shri Radhe. Jai Shri Krishna. Good morning. Good morning. Very good morning. Very good morning. स्वागत है आप सभी का. Good morning. Good morning. राधे 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 राधे. जय श्री राधे. जय श्री कृष्णा. तो कल हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था एकेकी आच्छादक फलन का पता करना कि कोई फलन एकेकी है या आच्छादक है. तो उसको पता करने के लिए हमने कुछ चीजों के बारे में बात की. ये पता कैसे चलेगा कि कोई फलन एकेकी है या नहीं है. एकेकी है या नहीं है उसका पता करने के लिए एक मैंने कहा था कि आप गणितीय सूत्र द्वारा पता कर सकते हैं. गणितीय सूत्र क्या है? इन दोनों में से कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हैं कि ए और बी अलग लीजिए, ए और बी अलग लीजिए और प्रूफ करिए कि उनके फलन के मान भी अलग है. बच्चे अलग है तो माएँ भी अलग है. ठीक है ना, ये प्रूफ करिए. या फिर ये प्रूफ करिए कि दोनों माताएं सेम है तो बच्चे भी सेम है. दोनों में से कोई भी चीज प्रूफ कर देंगे. अगर आप प्रूफ करने में कामयाब हो जाते हैं मतलब एक एक ही है. और अगर ये प्रूफ नहीं होता है इसका मतलब एक एक ही नहीं है. ठीक है ना, तो ये एक एक तरीका ये हो गया. दूसरा हमारा था कि चित्र बनाकर भी हम पता कर सकते हैं कि एक एक ही है या नहीं है. अभी चित्र की सहायता से कैसे होता है? अगर आपको चित्र बनाना आता है तो ये सबसे आसान तरीका होता है एक एक का पता करना. एक एक का पता करने का सबसे आसान तरीका होता है चित्र की सहायता से. आप अगर को ग्राफ बनाना आता है, अगर फलन का ग्राफ की शेप आपको पता है तो आप ये पता कर सकते हैं कि क्या ये एक मान दो बिंदुओं पे दे रहा है. क्या एक मान दो बिंदुओं पे दे रहा है? अच्छा देखो, एक एक कब नहीं होता? जब वो दो पे एक देता है मतलब एक एक ही नहीं है, क्योंकि एक एक पे तो एक पर एक होता है, अलग अलग पे अलग अलग होता है. तो अगर दो बच्चों की एक माँ आ रही है, दो बच्चों की एक माँ आ रही है, या एक माँ के दो बच्चे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक एक ही नहीं है. तो ये आपको चित्र से पता चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आओ चित्र की सहायता से कैसे हम इस चीज को करते हैं, क्योंकि ये जो तरीका अभी हम यूज करने वाले हैं सबसे आसान तरीका है. अगर हमें ग्राफ पता है, ग्राफ बनाना आता है, तो समझिए एक एक की आच्छादक की हमारी बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी. एक एक की भी और आच्छादक की भी, दोनों की भी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ. हमारा फलन ले लिया y बराबर एक्स स्क्वायर. इस ग्राफ को देखिए. अब ये एक एक की है या नहीं है, गौर करो. अच्छा, एक एक की में देखो, ये पहले से समझ लो कि ग्राफ का मतलब क्या है. ग्राफ का मतलब होता है ये है एक्स के मान जो मैंने रखे हैं, ये है y के मान जो आए हैं. y मतलब फलन, y का अर्थ यहाँ पे फलन है. y का मतलब है एफ एक्स. एफ एक्स लिखने में थोड़ा बड़ा होता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एफ एक्स को y नाम दे देते हैं, क्योंकि एफ ब्रेकेट एक्स लिखने से अच्छा है हम y लिख लेंगे. छोटे नोटेशन हम काम में लेते हैं, लेकिन पहले समझ लो कि छोटा नाम है किसका. जैसे तो चिंटू हो सकता है, चिंटू नाम जो है वो बाहुबली का नाम हो, अमेंद्र बाहुबली को माँ पुकारती हो चिंटू से, क्योंकि बोलने में आसान है इसलिए छोटे नाम ज्यादातर यूज करते हैं. तो एफ एक्स जब आपको स्कूल में बोल रहा है तो आप पूरा नाम बोलेंगे एफ ब्रेकेट एक्स, लेकिन वैसे आप नॉर्मली यूज कर रहे हैं तो आप वाई कह सकते हैं. तो आसान हो गया. तो एक्स तो हो गया आपके इनपुट, वाई हो गए आपके आउटपुट. फलन जो है वो आउटपुट होता है, तो ये इनपुट हो गए, ये आउटपुट हो गए. मतलब ये जो है एक्स, ये तो हो गया आपका प्रांत. जो आप एक्स रख रहे हैं वो तो प्रांत हो गया, और जो वाई आ रहा है वो आपका परिसर हो गया. जो आएगा वो परिसर होता है, जो रखते हैं वो प्रांत होता है, जो आता है वो परिसर होता है. तो पहले इस फलन को जो विज्ञान है इसका वो समझ ले, है ना. पहले इनका विज्ञान समझ लो, फिर हम चित्र को समझने की कोशिश करते हैं कि चित्र कैसे हमें एक एक की आच्छादक के बारे में बताता है, और ये सबसे आसान तरीका क्यों है. सबसे पहले अगर मैंने ये लिखा है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो समझिए कि y जो है वो कोई और नहीं बल्कि एफ एक्स है. एफ एक्स लिखना थोड़ा सा मुश्किल है ना. बोले क्या मुश्किल है, एफ एक्स तो एफ एक्स है. देखो समझो कि मुश्किल क्या है. अगर मैं एफ एक्स लिखता हूं तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा, मुझे एक एफ लिखना पड़ेगा, नंबर एक.
ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे, नंबर 2, फिर ब्रैकेट के अंदर x का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इतनी बातें मैं क्यों लिखूं, इतनी बातें मैं क्यों लिखूं? जब मुझे कोई चीज को बार बार लिखना है, बार बार लिखना है, तो फिर गणित क्या करती है, गणित कहती है यार ये बार बार लिखना पड़ रहा है, तो इसका नाम कुछ छोटा रख लो ना, कोई छोटा नाम रख लो जिसे पुकारने में आसानी हो। तो फिर आप इस केस में नाम रख देते हैं y। ठीक है, ये गणित में किया जाता है। समझ रहे बातों को कि छोटा नामकरण गणित की आदत है, ये हमारी स्पेशलिटी है और ये हमारी सबकी है। आप गणित को छोड़ दीजिए, आप घर में भी ऐसा ही करते हैं, घर में भी हम ऐसे करते हैं, हमारे बच्चों के छोटे नाम रखते हैं, स्कूल में अच्छे खासे नाम रखते हैं। जब स्कूल में जाता है बच्चा तो अच्छा खासा पूरा नाम लिखते हैं उसका, भगवती प्रसाद शर्मा। क्या अब ये नाम घर पे लिया जा सकता है? क्या घर पे किसी की माँ उसको पुकारती है भगवती प्रसाद शर्मा खाना ले जाओ, भगवती प्रसाद शर्मा चाय ले जाओ, भगवती प्रसाद शर्मा नहा लो? नहीं करती ना। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो नाम है ये ऑफिशियली नाम है। ऑफिशियली जब आपको लिखना हो, जब आप फॉर्म भरेंगे तब आप भगवती प्रसाद शर्मा लिखेंगे। लेकिन घर में आपका कोई छोटा सा नाम होगा, चिंटू, बंटी, टिंकू, भागू, है ना, लल्ला, लल्ला, तो कुछ ना कुछ आप छोटा सा नाम उसको रखेंगे ताकि पुकारने में आसानी हो। लेकिन क्या जब आप फॉर्म भरेंगे तब भी लल्ला लिखेंगे? फॉर्म भरेंगे तब लल्ला नहीं लिखेंगे, तो क्या करोगे? तब पूरा नाम लिखा जाएगा भगवती प्रसाद शर्मा। तो इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि गणित भी वैसे ही काम करती है जैसे आपके जीवन में काम होता है। आप दो नाम रखते हैं, एक होता है ऑफिशियली नाम, एक होता है घर का नाम। तो ऑफिशियली नाम तो है एफ ब्रैकेट एक्स, एफ एक फलन है एक्स का, और घर का नाम हो गया वाई, वाई बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां तक आपने कहानी पकड़ ली, बधाई हो। बढ़ते हैं आगे, कहानी के दूसरे किरदारों से मिलिए। ये कहां से आता है? ये प्रांत में से आता है, प्रांत से आता है। एक्स आप कहां से उठाते हैं? बोला प्रांत से। जो आपका प्रांत होता है, आपका जो फलन है, वो जहां से जहां परिभाषित है वही तो है। अगर आपका फलन ए से बी में परिभाषित है तो एक्स का मान आपको कौन देगा? बोला एक्स का मान मुझे ए देगा। एक्स के जो भी मान मैं रखूंगा वो कहां से रखूंगा? प्रांत से, क्योंकि एक्स का मान यानी इनपुट, इनपुट यानी प्रांत, तो प्रांत ही मुझे बताएगा कि मैं क्या क्या रखूंगा, क्या क्या रख सकता हूं, एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूं, वो प्रांत ही बताता है। प्रांत क्या है? प्रांत वो बिंदु है जो हमें बताते हैं कि क्या क्या रखना है। अच्छा, ये क्या है? ये है सह प्रांत। सह प्रांत मतलब इसमें से जो भी वाई आपके पास आएगा, एक्स का मान रखने के बाद जो भी उत्तर आएंगे वो सब कहां से आ रहे होंगे? बी से आ रहे होंगे। रख रहे होंगे वो कहां से होंगे? वो प्रांत से होंगे। जो आ रहे होंगे वो कहां से होंगे? सह प्रांत से होंगे। तो इन दोनों समुच्चय का ये महत्व होता है कि जो मैं रख रहा हूं वो प्रांत के ही सदस्य हैं, प्रांत के ही अवयव में रख सकता हूं, और जो आते हैं वो सह प्रांत में से होता है। ये क्लियर है? यही होता है फलन, यही तो बताता है कि भाई जो आप रखोगे वो हमेशा प्रांत होगा, जो आपका निकल के आएगा, जो आपके आंसर होंगे, अब आप जो भी रखोगे वो यहां से प्रांत के ही अवयव होंगे, और जो उत्तर आएंगे वो इनमें से ही होंगे। क्वेश्चन यहां से होंगे, उत्तर यहां से होंगे। तो ये आपकी एक्स का जो मान है वो प्रांत से आएगा, और आपका वाई का मान यानी जो फलन का मान है वो सह प्रांत से आएगा। तो जो भी आप एक्स रख रहे हैं याद रखिए वो प्रांत का हिस्सा है, और जो आप वाई आ रहा है वो सह प्रांत का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये होता है पूरी पिक्चर। अब आपका बनाते हैं ग्राफ। एक्स के मान के साथ वाई का मान आएगा। एक्स का मान 1 रखा, वाई का मान 1 आया। एक्स का मान 2 रखा, वाई का मान 4 आया। एक्स का मान 3 रखा, वाई का मान 9 आया। एक्स का मान 4 रखा, वाई का मान 16 आया। तो आप एक्स का मान रखते गए, वाई का मान आता गया, और इनको चित्र में डालते गए, इनको चित्र में डालते गए कि इधर एक्स का मान एक्स एक्स पे लेंगे, वाई वाई एक्स पे लेंगे। एक्स का मान एक्स एक्स पे, वाई का मान वाई एक्स पे। तो पहला पॉइंट क्या आया? 0 रखने पर 0 आया, ये पॉइंट बना लिया। फिर 1 रखने पर 1 आया, ये बना लिया। फिर 2 रखने पर 4 आया, ये बना लिया। तो इस तरीके से हमने पॉइंट बनाते गए, और जब सारे पॉइंटों को मिलाया तो ग्राफ बन गया। तो ये होता है ग्राफ। तो हर फलन एक ग्राफ अपने आप बना लेता है। जब आप उसे चित्र में ले जाएंगे, एक्स के मान को एक्स पे रखेंगे, वाई के मान को वाई पे लेंगे, और एक्स के साथ जो जो वाई आए हैं उन पॉइंट्स को ड्रॉ करोगे, मिलाओगे,
तो आपका चित्र तैयार हो जाएगा। यानी हर फलन एक चित्र बना लेता है, हर फलन लास्ट में एक चित्र बना लेता है। ये बात समझ में है कि चित्र कैसे बना, फलन से चित्र कैसे बनता है कि जो x के मान है उन्हें x पे ले लें, y के मान जो फलन के मान है उन्हें y पे ले लें, और फिर x पे y जो भी आए हैं उनको बिंदुओं के तौर पे बनाते जाएं और चित्र में दर्शाते जाएं ग्राफ में, और सबको मिला लें तो आपका चित्र तैयार हो जाता है। यानी हर फलन एक ग्राफ भी है। तो हमने जो सीखा वो एक नई बात है कि हर फलन एक ग्राफ बनाता है, हर फलन एक ग्राफ बनाता है। ये बात समझ में आई? हर फलन एक ग्राफ बनाएगा। किसी भी फलन का जाके जब आप ग्राफ बनाएंगे तो कोई ना कोई शेप, कोई ना कोई ग्राफ, आड़ा टेढ़ा, इसने ये बनाया, कोई और कुछ और बनाएगा, कोई कुछ और बनाएगा, हर कोई अपने हिसाब से अपना अपना कुछ ना कुछ ग्राफ जरूर बनाएगा। यानी जो भी फलन है वो एक्चुअल में ग्राफ भी है। चित्र में ले जाके देखोगे तो वो कोई ना कोई ग्राफ जरूर बनाएगा। यही ये जो भैया है, ये वाला काले वाला, ये y बराबर एक्स स्क्वायर फलन भी है और ये फलन का ग्राफ है। ये जो फलन था आपका एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इस फलन का ग्राफ ये। ठीक है, क्लियर है ये बात? इस तरीके से आपका हर फलन का कोई ना कोई ग्राफ जरूर बनेगा। कैसे बना ये समझ में आ गया। अब ग्राफ से आपको जो डिटेल, जो जानकारियां आपको फलन देता है वो सारी जानकारियां आपको ये भी दे देगा। इससे भी आप जानकारी निकलवा सकते हैं। अगर आपको ग्राफ पता है तो आप ग्राफ से भी जानकारी ले सकते हैं। जो जानकारी आपको फलन दे रहा है वो सब आपको ग्राफ भी दे सकता है। जो जानकारियां, रिपीट कर रहा हूं, जो जानकारी आपको फलन दे रहा था वही जानकारी आपको ग्राफ भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे पता किया कि x बराबर 2 पर फलन कितना आएगा, आपको फलन में आप x का मान 2 रख के y निकाल सकते हैं, यहां पे भी निकाल सकते हैं। यहां पे भी इस बात का पता कर सकते हैं कि देखो कि x बराबर 2 पे क्या आया, ये रहा x, ये रहा बराबर 2। खींचो, आओ दिखाता हूं, ये रहा 2 रखने पर क्या आया। ये सारे जवाब आप ग्राफ से भी पता कर सकते हैं कि 2 रखने पर क्या आया, 2 रखने पर क्या आया, 2 रखने पर क्या आया। चलो और भी देखते हैं। ये देखो सारे जवाब आपको देता जाएगा। इस पे क्या उत्तर आया, ये मैंने माइनस का 1.5 रखा, कितना आया 2.25 आया। पकड़ो बात को, कहानी को पकड़ो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बकवास नहीं है, बड़ी मजेदार चीजें। देखो आपको जो जवाब फलन दे रहा था वो जवाब ग्राफ भी दे रहा है, जो जवाब फलन दे रहा था वो ग्राफ भी दे रहा है। बोलो कौन सा एक्स का मान पे पता करना है, एक्स का मान पे जाओ, एक्स के मान पे वाई पता कर सकते हो आप। अच्छा वाई के मान पे एक्स पता कर सकते हो, उल्टा भी चल सकते हो। ये लो, अगर आपके पास वाई का मान पता है, आपको एक्स का मान पता करना है तो आ जाओ, ये लो। कौन से वाई के मान पे क्या एक्स आएगा, ये रहा, ये वाई का मान है, वाई के मान पे एक्स क्या आएगा, 5.3 वाई का मान इस एक्स पे आएगा। अगर आप दोनों उत्तर दे रहे हैं, आपको एक्स पे वाई चाहिए, बोलो कौन सा एक्स चाहिए, लाइन खींचो, जो भी एक्स पे आपको वाई चाहिए लाइन खींचो, एक्स जहां काटे देख लो वाई कितना, या फिर वाई पता है एक्स पता करना चाहते हैं, ग्राफ खींचो देखो कहां काट रहा है, वाई पे एक्स पता चल जाएगा। तो एक्स पे वाई और वाई पे एक्स पता चल जाएगा, एक्स पे वाई और वाई पे एक्स पता चल जाएगा। तो ये ग्राफ आपको सेम वही सारे आंसर देगा जो आपको समीकरण दे रहा था, बस निकालने का तरीका अपना अपना। समीकरण में होता है एक्स रखा सीधा वाई आ गया, वाई रखा एक्स आ गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपको लाइनें खींचनी पड़ती है। एक्स की तरफ लाइन खींचो, देखो वो ग्राफ को कहां काट रही है, फिर देखो वाई कितना है, एक्स की तरफ लाइन खींची, फिर देखा कि वाई कितना है, ये एक्स की ओर लाइन खींची, देखा कितना काट रहा है, यहां काट रहा है, यहाँ पे वाई कितना हुआ, बोला इतना हुआ। एक्स की ओर लाइन खींची, ग्राफ को कहां काटी, यहां काटी, सामने देखा वाई का मान कितना है, सामने देखा कि वाई का मान कितना है।
यहां काट रहा है, यहाँ पे आकर यहाँ पे ये स्केल है, स्केल पे देख लो, ये x का मान है, ये x के मान पे y कितना हुआ, बोले इतना हुआ। यहाँ पे तो x पे y पे x पता किया जा सकता है। अब हमारे ये काम क्या आता है, हम इतना ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, क्या फायदा? फायदा ये है कि हम अब ये पकड़ सकते हैं कि ये फलन एक एक ही है या नहीं है, फलन एक एक ही है या नहीं है। पहले एक एक ही अगर होता है, अगर एक एक ही होता है तो एक y पर एक ही x मिलता है, एक y पर एक ही x मिलता है, एक माता का एक ही बच्चा होता है। एक एक ही फलन की खास बात यह है, एक बच्चे की एक माता होती है, ये तो फलन की परिभाषा है, इसका कोई फायदा नहीं है, ये तो फलन है तो ये अपने आप ही सच है। ये बात तो अपने आप ही सच है कि अगर आप ये चेक करोगे एक बच्चे की एक माँ, एक बच्चे की एक माँ होगी, ये तो फलन की परिभाषा है। एक बच्चे की एक ही माँ होगी, ये फलन की परिभाषा है। एक एक ही क्या है, एक माँ का एक ही बच्चा है, यानी एक y के लिए एक ही x है, एक y के लिए एक ही x है। क्या ऐसा है इस ग्राफ में? ये रहा, देखो एक ही y है, एक ही y लिया 5.3, एक y के लिए देखो 2x आ रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ही y के लिए 2x आ रहे हैं, y 5.3 5.3, एक ही y के लिए एक आया 2 पॉइंट प्लस का 2.30 माइनस का 2.30, यानी एक ही माँ के दो बच्चे आ रहे हैं, माँ एक है बच्चे दो हैं। अब एक बच्चे की एक माँ, मैंने रिपीट कर दिया, फलन की परिभाषा नहीं सेट करा हुआ ये तो, अगर कोई फलन है तो एक बच्चे की एक ही माँ होगी, लेकिन एक माँ का एक ही बच्चा होगा, ये एक एक ही होता है। माँ एक है बच्चा एक है, एक माँ की एक बच्चा हो, ये एक एक ही है, लेकिन यहाँ पे माँ एक है बच्चे दो है, हो गया। और आप यहां देखेंगे लगातार कि कंटिन्यू ये सब कुछ हो रहा है कंटिन्यू। एक बच्चे की दो माया, एक माँ के दो बच्चे आ रहे हैं, एक माँ के दो बच्चे आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ग्राफ अगर अपने आप को रिपीट करता है, कोई भी ग्राफ अगर अपने आप को रिपीट करता है तो फिर उसको लाइन दो बार काटेगी, लाइन दो बार काटेगी तो एक ही माँ के दो बच्चे आएंगे। तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, कोई भी ग्राफ अगर अपने आप को रिपीट करता है, दोहराता है, अगर दोहराता है कैसे भी करके, अगर अपने आप को दोहरा रहा है तो फिर उसके एक माँ के कई बच्चे आएंगे, और एक माँ के कई बच्चे आएंगे तो मतलब वो एक एक ही नहीं है, तो ये ग्राफ एक एक ही नहीं है। अब साइन एक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, क्या साइन एक्स में ऐसा है? अच्छा, एक बात और समझे, एक और इंपॉर्टेंट बात है, कई लोगों की एक चीज और रहेगी कि सर एक इस माँ जीरो वाली जो माँ है इसका तो एक ही बच्चा है, जीरो वाली माँ का तो एक ही बच्चा है, ये देखो ये जो जीरो वाला है इस माँ का तो एक ही बच्चा है, इसका एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा है, लेकिन गणित एक बार एक भी गलती माफ नहीं करती, गणित एक गलती भी माफ नहीं करती। अगर एक बार भी एक माँ के दो बच्चे हो गए, फिर चाहे बची हुई सारी माओं के एक एक बच्चे क्यों ना हो, एक माँ के अगर दो बच्चे हैं तो फिर वो एक एक ही नहीं हो सकता। बोला सर एक ही माँ के तो दो बच्चे हैं बाकी सबके तो एक एक ही है, नहीं चलेगा, गणित में गलती माफ नहीं होती, गणित में एक गलती अपने आप में पर्याप्त है। एक बार गलत हमेशा गलत, एक बार गलत हमेशा गलत। फिर आप ये नहीं कह सकते देखिए सर हमेशा सच है, खाली एक ही बार तो गलत हुआ, यहाँ पे कोई माफी नहीं है, गणित में कोई माफी नहीं है, एक बार गलत तो गलत, फिर दूसरी बार तीसरी बार 50 बार हजारों बार करोड़ों बार अरब बार सही हो जाए, फिर गणित का वो सही नहीं होता, गणित का सही 100% होता है। 0.0000001% भी गलत है तो गलत है, तो गणित कोई माफ नहीं करते। तो एक बार भी अगर एक माँ के दो बच्चे हो गए तो फिर वो एक एक ही नहीं है, फिर चाहे कितनी माएँ के एक बच्चे क्यों ना हो, एक माँ के दो बच्चे मिल गए, सुरक्षा चक्र टूट गया, एक एक की परिभाषा टूट गई, एक एक ही नहीं है, फिर वो बहु एक एक हो गया। तो इस तरीके से हो गया। अच्छा, एक एक ही फलन क्या होगा, जब एक एक ही होगा तो क्या होगा, एक एक ही ऐसे होंगे कि ग्राफ सिर्फ एक ही बार कट करेगा। आप जो माता की लाइन खींचोगे, माता की रेखा, ये रही माता की रेखा,
अब मैं इस लाइन को खींचू, ये लाइन सिर्फ एक ही बार काटेगी, देखो अब 2 बार नहीं काट रही। हर माँ का एक ही बच्चा है, देखो हर माँ का एक ही बच्चा है, इस माँ का ये बच्चा है, हर माँ का एक ही बच्चा है ना, हर माँ का एक ही बच्चा है। देखो 2 बार नहीं काट रही, क्योंकि ग्राफ ऐसा है कि 2 बार कटेगा भी नहीं, 2 बार कटेगा ही नहीं, हर माँ का एक ही बच्चा। ठीक है, हर माँ का एक ही बच्चा होगा, ये एक एक ही है, ये एक एक ही है, क्योंकि यहाँ पे लाइन 2 बार नहीं काट सकती। खींचो, कैसे काटेगी, ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसको 2 बार काटा ही नहीं जा सकता, इसको 2 बार नहीं काटा जा सकता, इसको 2 बार नहीं काटा जा सकता। और भी कई ग्राफ है, क्या यही एक ग्राफ है, नहीं और भी ग्राफ है। e की पावर x ले लेते हैं, ये लो, ये ग्राफ है, इसको भी सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार। अगर आप सोचे नीचे जाके 1-2 बार काट गया, 2 बार नहीं काटा है, कहीं भी 2 बार नहीं काटेगा ये कहीं भी 2 बार नहीं काटेगा। ये तो नीचे होने का थोड़ा सा वहम हो जाता है, इसलिए लगता है 2 बार कट गया, 2 बार नहीं कटेगा। ये देखो, लगता है आपको 2 बार कट जाएगा, हर बार कटेगा तो सिर्फ एक बार ही कटेगा। बोले यहाँ पे नीचे से सर लग रहा था कि 2 बार कट जाएगा, 2 बार कटेगा कैसे, दिमाग लगा लो, कैसे कट सकता है 2 बार, बोले नहीं कट सकता। तो एक ही बार कट सकता है, 2 बार नहीं कट सकता, क्योंकि 2 बार कटने के लिए क्या होगा, 2 बार कटने के लिए ग्राफ को 2 बार जाना पड़ेगा, 2 बार ऊपर जाना पड़ेगा या 2 बार नीचे आना पड़ेगा, या तो 2 बार ऊपर जाए या 2 बार नीचे आए, तब लाइन 2 बार काट सकती है। तो किसी ग्राफ को अपने आप को रिपीट करना होगा, ऊपर जाके नीचे आ जाए या नीचे जाके ऊपर आ जाए। जब तक कोई ग्राफ ऐसा नहीं करेगा, जब तक कोई ग्राफ ये या ये नहीं करेगा, या तो ऊपर चले जा रहा है या नीचे चले जा रहा है, जब तक वो पुनरावृत्ति नहीं करेगा तब तक 2 बार नहीं काट सकता। या तो नीचे आता आता वापस ऊपर चला जाए या ऊपर जाता जाता वापस नीचे आ जाए। जब तक ये एक बार पलटा नहीं करेगा, उल्टा काम नहीं करेगा, तब तक एक लाइन 2 बार काट ही नहीं सकती, है ना। जैसे साइन एक्स का एग्जांपल लो, साइन एक्स को कई बार काटेगी, क्यों काटेगी, उसका कारण यही है कि वो आपको रिपीट करता है। जब तक कोई रिपीट नहीं करेगा, ये देखो साइन है, ये तो कई बार रिपीट कर रहा है, जितनी बार रिपीट करेगा उतनी बार काटेगा, जितनी बार रिपीट करेगा ये उतनी बार काटेगा। यहां काटा, यहां काटा, क्यों, देखो क्यों कर रहा है, गौर करो, गौर से करो कि ये गया गया ऊपर गया गया, ऊपर जाते जाते वापस लौट आया। अब जब ऊपर जाते जाते वापस लौट आया, ऊपर जाते जाते जब वापस लौट आया तो 2 बार कटेगा ही। एक बार पहले कटा था, एक बार जाते टाइम कटा था, एक बार आते टाइम कटेगा। तो एक लाइन से 2 बार कैसे कट सकता है, सोचो, कोई ग्राफ एक लाइन से 2 बार कैसे कट सकता है, वो तभी कट सकता है जब एक बार तो जाते टाइम कटे, एक बार आते टाइम कटे, एक बार जाते वक्त कटे, एक बार आते वक्त कटे, तभी वो 2 बार होता है। इसका मतलब जाते समय आते समय दोनों। तो यही वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर ग्राफ पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है, अगर ग्राफ सिर्फ बढ़े जाए, घटे नहीं, फिर बढ़े जाए मतलब ऊपर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, तो वापस तो नीचे आएगा नहीं, आएगा नहीं तो दोबारा कब कटेगा, एक ही बार कटेगा। या तो कोई बढ़े जा रहा है
तो वो एक ही बार कटेगा, या कोई घटे जा रहा है तो एक बार कटेगा। लेकिन 2 बार कौन कटेगा? जो बढ़ेगा फिर घटेगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। जो ऐसा करेगा वही 2 बार कटेगा, वरना एक बार कटेगा। तो अब दिमाग लगाओ और सोचो कि 2 बार कटने का नियम क्या है। कोई ग्राफ 2 बार कब कटता है? कोई ग्राफ 2 बार कब कटता है? अगर ग्राफ सिर्फ एक बार ऊपर जाए 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 तो 2 बार नहीं कट सकता। इसे कोई भी लाइन 2 बार, इसे कोई भी लाइन 2 बार नहीं काट सकती, क्योंकि लाइन तो चलती जाएगी। अब ये है कि ये जो लाल वाला ग्राफ है ये कुछ समय बाद लौट आए, आप लौट चले। जब तक ये लौट के नहीं आएगा तब तक 2 बार नहीं कटेगा। जब तक लौट के नहीं आएगा तब तक नहीं कटेगा, वरना एक बार ही कटेगा। दूसरी बार कब कटता है? जब आप लौट चले। जब लौट चले वाली कहानी है तब आप 2 बार काटते हैं। जब वो अपने आप को रिपीट करता हो, चाहे नीचे से ऊपर जा रहा हो, नीचे अब नीचे जाया जा रहा है, अभी एक ही बार कटेगा, अभी एक बार कटेगा। लेकिन जैसे इसका मन बदला, ऊपर आने की कोशिश की, अब 2 बार कटेगा। तो 2 बार कटने के लिए वर्धमान और हाशमान, वर्दी और हाश या वर्दी, आपको एक बार घटना और एक बार बढ़ना होगा, या बढ़ के फिर घटना होगा, तभी आप 2 बार कट सकते हैं, वरना 2 बार नहीं कट सकते। ये नियम हो गया। इसका मतलब है ग्राफ से पता चल सकता है कोई फलन अगर वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है और फिर घट जाए, या घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ऐसा कोई भी फलन है, इसका मतलब वो 2 बार कटेगा। और 2 बार कटेगा तो वो हमारा बहुएकेकी होगा, ना कि एकेकी होगा। तो इस तरीके से चित्र की सहायता से भी, अगर आपको चित्र पता है, आप देख सकते हैं कि अप डाउन हो रहे हैं, ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब वो एकेकी नहीं हो सकता, वो एकेकी नहीं हो सकता। कोई भी द्विघात समीकरण के साथ यही दिक्कत है। हर द्विघात समीकरण, कोई भी द्विघातीय समीकरण के साथ यही प्रॉब्लम है, वो अपने आप को रिपीट करता है। हर द्विघात समीकरण अपने आप को रिपीट करता है। द्विघातीय समीकरण की यही दिक्कत है कि वो अपने आप को रिपीट करता है, क्योंकि ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, या नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। द्विघात समीकरण ये हमेशा करती है। हर द्विघात समीकरण के साथ दिक्कत यही होती है। हर द्विघात समीकरण के साथ यही प्रॉब्लम होती है, वो या तो पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, या हो सकता है नीचे जाए फिर ऊपर है। तो द्विघात समीकरण अपने आप को रिपीट करती है, नीचे आके ऊपर जाती है या ऊपर जाके नीचे आती है। ये द्विघात समीकरण की कारण है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आता है, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, वो है न्यूटन का। न्यूटन का एक बड़ा यहाँ पे अच्छा सा शानदार सा एग्जाम्पल है कि जब न्यूटन गति के समीकरण बना रहे थे, न्यूटन जब शुरुआती तौर पर जब गति के समीकरण बना रहे थे, तो गति का जो दूसरा समीकरण था, सेकंड समीकरण, वो उन्हें बहुत अजीब सा लगा कि यार बना तो दिया, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पहले गणित बना के देती है और उसके बाद आप समझते हैं कि यार ये कैसे आ गया, ये क्या आ रहा है। उनमें इतना विश्वास है कि गणित कह रही है तो झूठ तो नहीं कह रही होगी। इसका मतलब हमें दोबारा से चीजों को समझना पड़ेगा, दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा। गणित ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमने गणित का मार्गदर्शन नहीं किया, गणित ने हमारा मार्गदर्शन किया। ये जो सारी घटनाएं हैं ये हमें नहीं पता थी, अल्बर्ट आइंस्टीन को नहीं पता थी कि ग्रेविटेशन वेव होती है, अल्बर्ट आइंस्टीन को नहीं पता था इन चीजों के बारे में, लेकिन गणित के जो रिजल्ट थे वो उन्हें इशारा कर रहे थे कि कुछ और है, कुछ ऐसा है जो तुम नहीं समझ रहे हो, गौर करो तुम्हें समझ में आएगा। जैसे ये समीकरण थी, ये समीकरण न्यूटन को नहीं समझ में आई शुरुआती दौर में, शुरुआती दौर में इसलिए समझ में नहीं आई कि ये द्विघात समीकरण है। अगर ध्यान से देखो तो टी की द्विघात समीकरण है, ये टी की द्विघात समीकरण है, यानी टी के 2 मान आएंगे। टी की द्विघात समीकरण है, मतलब टी के 2 मान आएंगे, टी के 2 उत्तर आएंगे, टी का पहला उत्तर, टी का दूसरा उत्तर। उन्हें लगा यार एक वस्तु 2 समय कैसे ले सकती है, एक वस्तु 2 समय कैसे ले सकती है, सेम ऊंचाई के लिए, एक ही ऊंचाई h के लिए ये 2 समय ले रही है।
ऐसा कैसे? अब न्यूटन को बड़ा अजीब लगा, यार ये द्विघात समीकरण कैसे आ गई। और उन्हें इतना विश्वास था, गणित पढ़ रहे थे, गणित पढ़ा रहे थे, गणित कर रहे थे, उन्हें पता था गणित गलत तो नहीं कह रही, कुछ तो इशारा कर रही है, कुछ तो इशारा करे, कुछ तो ऐसा है जो मेरी मूलभूत समझ के साथ दिक्कत है, मैं गलत तरीके से समझ रहा हूं। तो उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके चीजों को ऊपर फेंका। तो जब उन्होंने ऊपर फेंका तो उन्हें पता चला, जो शॉकिंग था, कि जब आप एक वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु एक ऊंचाई को 2 बार कवर करती है। वस्तु एक ही ऊंचाई को, एक तो जाते समय, एक आते समय, एक ही ऊंचाई को वो 2 बार कवर करती है। देखो, जाते समय ये ऊंचाई आ गई, फिर जब वो लौट कर वापस आएगी तो दोबारा इस ऊंचाई को ग्रहण करेगी, यानी इस ऊंचाई पर वस्तु 2 बार होगी। जब भी बॉल आप ऊपर फेंकते हैं तो बॉल एक ही ऊंचाई को 2 बार ग्रहण करती है, एक बार तो जाते समय, एक बार जब वो घूम कर जब लौट कर आती है तो समय, यानी इसके 2 समय होंगे, एक जाते समय यही ऊंचाई आई थी, एक यही ऊंचाई जब वापस लौट के आएगा तो भी होगी। तो लगा, हाँ यार ये बात तो सच है। तो कमाल है यार, तो गणित कितनी कमाल है, इतना तो मैं सोच ही नहीं पा रहा था, जिसने जवाब दे दिया। तो हर कमाल है। अच्छा, फिर एक चीज का और पता चला, एक और इंटरेस्टिंग बताइए, कि जब द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के कई बार मूल काल्पनिक भी होते हैं। तो मूल काल्पनिक भी होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी कोई स्थिति ऐसी भी होगी जब टी का मान नहीं आएगा। टी का द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में टी के मान काल्पनिक भी आते हैं। काल्पनिक आएगा मतलब टी का कोई मान नहीं आएगा। द्विघात समीकरण है मतलब टी का मान काल्पनिक आएगा, टी के मान काल्पनिक भी आएंगे। जब टी के मान काल्पनिक आएंगे, टी के मान जब काल्पनिक आएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि कई 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 के लिए टी का मान नहीं होगा। तो बिल्कुल सही, अगर वस्तु इस ऊंचाई तक जाने वाली है और अगर आपने ऊंचाई इतनी दे दी तो इस ऊंचाई के लिए टी का कोई मान नहीं आएगा, क्योंकि इस ऊंचाई तक पहुंचेगा ही नहीं। जब इस ऊंचाई तक पहुंचेगा ही नहीं तो टी का मान आएगा कैसे? जब इस ऊंचाई तक कोई वस्तु पहुंचेगी नहीं, वस्तु हाईएस्ट इस ऊंचाई तक जा रही है और आप उसे पूछो बताओ, ये मान लो ये 100 मीटर है और आप उससे पूछो बताओ 200 मीटर की ऊंचाई पर कब पहुंचोगे, बताओ कोई उत्तर आएगा? एक वस्तु आपने फेंका, वो 100 मीटर तक जाने वाली है और आप उसे पूछो बताओ, सूत्र से पूछो बताओ 200 मीटर कब पहुंचेगा, 200 मीटर कभी नहीं पहुंचेगा। तो टी का मान काल्पनिक आएगा। देखो समीकरण बता रही है, ये सारे जवाब समीकरण दे रही है कि एक ऊंचाई के बाद में कण ऊपर नहीं जाएगा। टी का मान काल्पनिक आना शुरू हो जाए, समझ जाओ कि वस्तु अब इससे ऊपर नहीं जाएगी, वस्तु इससे ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, इसके लिए टी के दोनों मान, जो अधिकतम ऊंचाई है उसके लिए टी के दोनों मान सेम होंगे, क्योंकि इस ऊंचाई को जाते समय आते समय सिर्फ एक बार ग्रहण किया जाएगा। द्विघात समीकरण है तो टी के मान समान भी आते हैं। तो जब टी के मान समान आएंगे, समझ जाओ ये महत्तम ऊंचाई का समय है, क्योंकि दोनों टी के मान समान तभी आ सकते हैं जब वस्तु महत्तम ऊंचाई पर हो। बाकी हर ऊंचाई पर वो 2 बार जाएगी, सिर्फ महत्तम ऊंचाई पे वो सिर्फ एक बार जाएगी, क्योंकि वही जाना होगा और वही आना होगा। उस ऊंचाई पे टी के दोनों मान सेम आएंगे। यह है गणित की ताकत, कि कैसे उन्हें ये समझ में आया कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ये द्विघात समीकरण का राज, की द्विघात समीकरण कितने अच्छे तरीके से उन्हें, समीकरण जो गणित है वो कितना अच्छे से उन्हें बता पा रही है कि हाँ देखो ऐसे ऐसे होने वाला है और ये हो रहा है ना, ये हो रहा है, प्रैक्टिकल करके देख लो आप। जो द्विघात समीकरण बोल रही है वो सब कुछ वास्तविकता में भी हो रहा है। तो ये है द्विघात समीकरण का कमाल। ठीक है, पढ़ जाए आगे, क्लियर है यहाँ तक? तो ग्राफ आपको सारी बातों के जवाब देता है, बस समझने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना बना के देख सकते हैं कि कौन सा एक एक ही है और कौन सा नहीं है। अगर लाइन खींचने पर वो ग्राफ को 2 बार काटती है तो फिर एक एक ही नहीं है। अब एक बात और, प्रांत को रीसेट करके, सुनिए बात यहाँ पे बड़ी सुंदर बात, प्रांत को रीसेट करके, अगर आप प्रांत को रीसेट कर दो, प्रांत को छोटा कर दो, तो कोई एक एक ही नहीं है तो भी एक एक ही बन जाएगा। अगर प्रांत को थोड़ा सा सेट कर दे, प्रांत को थोड़ा सा कम कर दे, तो प्रांत को कम करके किसी फलन जो एक एक ही नहीं है उसको एक एक ही बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसे देखिए, फिलहाल ये एक एक ही नहीं है, नहीं है पर नहीं है, लेकिन हम इसे एक एक ही बना सकते हैं, हम इसे एक एक ही बना सकते हैं। कैसे? जहां से ये रिपीट कर रहा है, अगर मैं वो बंद कर दूं,
अगर यहां से देखो, यहां के बाद में रिपीट कर रहा है, अगर ये x के मान मैं प्रांत में से हटा दूं, प्रांत में से वो x के मान हटा दूं जहां से ये रिपीट कर रहा है, तो सिर्फ वही बचेगा जो ओरिजिनल है। ओरिजिनल ग्राफ रख लो, और जहां से ये भैया रिपीट कर रहा है वो x के मान ही प्रांत में से हटा दो, प्रांत में से वो रिकॉर्ड ही हटा दो जहां पर ये रिपीट करना शुरू करे। तो जब रिपीट ही नहीं होगा तो एक एक अपने आप हो जाएगा। तो अगर मैं इसके प्रांत को सेट कर दूं, ये देखो मैं इसके प्रांत को सेट कर रहा हूं। इसका प्रांत मैंने ले लिया एक से छोटा छोटा, x लेस देन इक्वल्स टू 1, बस x के मान इसे यही दूंगा और कुछ नहीं दूंगा। ये लो, अब काट के बताओ 2 बार, अब काट के 2 बार बताओ क्या किया मैंने प्रांत को छोटा कर दिया। तो किसी फलन अगर एक एक ही नहीं है तो उसके प्रांत को आप कम करके एक एक ही बना सकते हैं, लेकिन शर्त है बनवाना है तो। अगर वो सिर्फ पूछ ही रहा है कि एक एक ही है या नहीं है, तब तो फिर हाँ या ना में जवाब देना है। लेकिन कोई फलन अगर एक एक ही नहीं है तो उसके प्रांत को कट करके छोटा करके, क्योंकि जहां से वो रिपीट कर रहा है उस रिपीट वाले टुकड़े को काट दो, रिपीट वाले टुकड़े को काट दो। जैसे आप रिपीट वाले टुकड़े को काटोगे एक एक ही हो गया। अब देखो ग्राफ एक ही बार काटेगा, अब सिर्फ एक बार काटेगा। दूसरा हिस्सा आपने x के मान हटा दिए, इसके जो x के मान है वो जो जिन पे रिपीट कर रहा था वो x के मान ही आपने हटा दिए, अपने आप एक एक ही बन गया। तो कई बार प्रांत को एडजस्ट करके एक एक ही बनाया जा सकता है। प्रांत को सही ढंग से सेट करके किसी फलन को जो एक एक ही नहीं है उसको एक एक ही में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा एक एक का चित्र बना के पता करना। दूसरा हमारा इसमें एक चीज और हमने बात की थी कि अवकलन की मदद भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप अवकलन की सहायता से भी पता कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि कोई फलन अगर वर्धमान है या हाशमान है, दोनों नहीं है, केवल वर्धमान है या केवल हाशमान है, केवल वर्धमान है या केवल हाशमान है, दोनों में से कोई एक है, कोई भी एक, दोनों नहीं, क्योंकि दोनों होते तो मुड़ जाएगा ग्राफ, ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। वर्धमान हाशमान दोनों हो गया तो रिपीट हो जाएगा, या हाशमान होकर फिर वर्धमान हो गया तो रिपीट हो जाएगा, या तो बढ़ता जाए कंटिन्यू वर्धमान या कंटिन्यू हाशमान, दोनों नहीं। अगर केवल वर्धमान है केवल हाशमान है तो वो भी एक एक ही होता है, केवल एक, जिसे हम कहते हैं एक दिष्ट। बस एक दिष्ट होना चाहिए। केवल वर्धमान या केवल हाशमान, केवल हाशमान, जिसे हम दोनों बातों को मिला के कहते हैं एक दिशा, मतलब एक दिशा में चलना चाहिए। अगर ग्राफ एक दिशा में जा रहा है, अगर ग्राफ एक दिशा में जा रहा है, चाहे वर्धमान हो चाहे हाशमान हो, तो वह एक एक ही होगा, तो वह एक एक ही होगा। देखो ग्राफ बढ़ते जा रहा है तो भी एक एक ही होगा, घटते जा रहा है तो भी एक एक ही होगा, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों हुआ जहां बढ़ने से घटना शुरू हुआ या घटने से बढ़ना शुरू हुआ वो फिर एक एक ही नहीं रहेगा। अच्छा, फिर अवकलन कैसे मदद करेगा? अवकलन एक दिशा में आपकी मदद करता है। अवकलन का मान निकालिए। अगर अवकलन का मान खाली प्लस का आ रहा है, अगर अवकलन का मान dy बाई डी एक्स आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में काम आता है। अगर dy बाई डी एक्स का मान या तो केवल प्लस का आ रहा है या केवल माइनस का आ रहा है, दोनों नहीं, केवल एक। अगर अवकलन का मान केवल प्लस का आ रहा है या केवल माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब या तो प्लस आ रहा है, केवल प्लस आ रहा है, हमेशा बस अवकलन का मान सिर्फ प्लस 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 आ रहा है, मतलब वर्धमान है। माइनस 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 आ रहा है, हमेशा ही माइनस आ रहा है, मतलब हाशमान है। ऐसा नहीं कि कभी प्लस आ गया और कभी माइनस आ गया, कभी प्लस कभी माइनस आया अवकलन का मान, इसका मतलब है कि फलन वर्धमान भी है और हाशमान भी है, दोनों है, मतलब फिर एक एक ही नहीं है। तो दोनों में से कोई एक अगर अवकलन का मान आता है तो फिर आप वर्धमान हाशमान में से एक आ जाएगा, और ऐसा अगर हो गया तो फिर एक एक ही हो जाएगा। तो यह अवकलन की सहायता से भी हम चेक कर सकते हैं है या नहीं। तीसरा एग्जाम्पल होता है, चौथी है काउंटर एग्जाम्पल। कोई ऐसे x के मान सोचिए, कोई ऐसे x के मान सोचिए जो अलग अलग हो,
एग्जाम्पल से खारिज करने की कोशिश करेंगे कि एक एक ही नहीं है। तो एक एक ही नहीं है, इसलिए हमें दो x1 x2 ऐसे ढूंढने होंगे, दो x के मान ऐसे ढूंढने होंगे जो अलग अलग हो, दो बच्चे ऐसे ढूंढने होंगे जो अलग अलग है लेकिन जिनकी माता सेम है। अगर ऐसा ढूंढ लिया इसका मतलब एक एक ही नहीं है। तो कई बार ये वाला काउंटर एग्जाम्पल हमारा काम कर जाता है। हम सवाल में ढूंढते हैं कि कोई 2x के मान ऐसे मिल जाए, 2x के मान ऐसे मिल जाए जिस पर फलन के मान 2x के मान जो कि अलग अलग है, फलन का मान सेम आ गया, मतलब दो बच्चों की एक माँ है, और दो बच्चों की एक माँ है मतलब बहुत सारों की एक माँ है, यानी बहु एक एक ही है। तो बस, तो एक एग्जाम्पल ढूंढ के आप उसको खत्म कर सकते हैं। अगर बहु एक एक ही होगा तो एग्जाम्पल मिल जाएगा। अगर बहु एक एक ही है, बहु एक एक ही होने का मतलब बहुत सारों पे एक उत्तर आएगा, तो ऐसा कोई ना कोई जोड़ा जरूर मिल जाएगा जो दो अलग अलग होंगे, दो बच्चे अलग अलग होंगे लेकिन माताएं एक होंगी, इसका मतलब बहु एक एक ही है। तो इस तरीके से चार अलग अलग तरीके हैं, पहला तरीका, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों तरीकों में आप तैयार करते हैं कि एक एक ही है या नहीं है, चारों ही आपको अलग अलग तरीके से मदद करते हैं। उसके बाद में हमारा आता है आच्छादक में हम क्या करते हैं। आच्छादक क्या है? अब आच्छादक का उससे कोई लेना देना नहीं है, एक एक ही का। पहली बात तो ये दिमाग में सेट करिए, आच्छादक का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है एक एक ही से। एक एक ही जिए या मरे, आच्छादक को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक ही है तो भी आच्छादक के बारे में कुछ नहीं कह सकते, एक एक ही नहीं है तो भी आच्छादक के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आच्छादक बिल्कुल सेपरेट चीज है, एकदम सेपरेट चीज है। कई बार लोगों को एक एक ही आच्छादक मतलब एक एक ही आच्छादक का कोई आपस में चक्कर चल रहा है, कोई चक्कर नहीं चल रहा है इनका, एकदम अलग अलग है। एक एक ही का जो चक्कर चल रहा है वो बहु एक ही के साथ है, और एक ही चक्कर भी क्या चल रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे से लड़े बैठे। एक एक ही होगा तो बहु एक ही नहीं होगा, बहु एक ही होगा तो एक एक ही नहीं होगा, वो एकदम। और आच्छादक अंतःक्षेपी ये दोनों एक साथ है। एक एक ही और आच्छादक का आपस में कोई लेना देना किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं है। तो एक एक ही क्या करता है या क्या नहीं करता है, कौन है नहीं है, उससे आच्छादक एकदम आजाद है। आच्छादक का आइडिया एकदम अलग है। इसका आइडिया यह है कि सह प्रांत में कोई बच्चा नहीं बचना चाहिए, सह प्रांत का कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसके लिए जो छूट जाए। एक्स वाई, तो यहां कोई भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूट जाए। कोई भी बंदा, कोई भी डॉट, एक भी बचना नहीं चाहिए। सह प्रांत का एक भी अवयव, सह प्रांत का अगर एक वाई हमें मिल गया, गौर करिए, एक भी वाई हमें मिल गया, केवल एक, बहुत सारे नहीं चाहिए, बस एक, केवल एक वाई ऐसा मिल गया जिसके लिए कोई एक्स नहीं है जो उसे कनेक्ट करता हो। एक भी वाई ऐसा मिल गया जिसके लिए कोई एक्स नहीं है जो उसे कनेक्ट कर सके, तो समझ जाइए कि वो छूट रहा है, वो वंचित हो रहा है। और वो वंचित हो रहा है इसका मतलब वो आच्छादक नहीं हो सकता। जैसे अगर आप यहां देखो, इसे चेक करो, इस वाई के लिए ये एक्स रहा है, इस वाई के लिए ये एक्स रहा, इस वाई के लिए ये एक्स रहा। तो हर प्रतिबिंब के लिए पूर्व प्रतिबिंब अगर विद्यमान है, जितने भी प्रतिबिंब है उन सबका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, यानी पीछे इमेज है। हर वाई के लिए एक्स है मतलब आच्छादक है। एक भी वाई, केवल एक वाई, गलत तो गलत होता है, फिर गणित में मैंने समझा दिया, गलत तो गलत होता है। ऐसे नहीं कह सकते सर एक ही तो वाई बच गया, तो एक को तो क्या है, छोड़ो, जाने दो उसको। भ्रष्टाचार नहीं कर सकते आप गणित में भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। एक भी छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा, परिभाषा से बाहर आ गया। एक भी वाई ऐसा मिल गया जिसके लिए एक्स नहीं है तो फिर वो आच्छादक नहीं है। एक भी वाई छूटा जिसके लिए एक्स नहीं है तो फलन आच्छादक नहीं है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले आपको फलन में देखना है कि आपका सहप्रांत कितना है। आपको एक अपना सहप्रांत देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सहप्रांत लेता हूं नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, ठीक है।
एक नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, वहां पे भी 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और फलन है मेरा fx बराबर एक्स स्क्वायर। अब आपको देखना है कि क्या कोई उधर का कोई अवयव छूट तो नहीं रहा। अगर उधर का एक भी अवयव छूट रहा है जिसके लिए x नहीं है, पहले दोनों बना लो नेचुरल नंबर, वन 2 3 4 5 और भी है। अब देखो 1 रखोगे, 1 रखने पर क्या आएगा, 1 पे 1 आएगा, 1 पे 1 आ गया, 2 पे 4 आ गया, 3 पे 6 आ जाएगा, 4 पे, अच्छा 3 पे 9 आ जाएगा, 3 पे 9, 4 पे 16। अब गौर करोगे तो बहुत सारे खाली बच रहे हैं, बहुत सारे खाली बच रहे हैं। यहाँ एक दो ही नहीं, एक भी खाली बच जाता तो भी ना ही होता। यहाँ तो बहुत सारे खाली बचे, जैसे 2 है, 2 तो नहीं आया, 2 तो आया ही नहीं। अच्छा अब थोड़ा सा इंक्वायरी करते हैं कि 2 क्यों नहीं आया, 2 कैसे आ सकता था। 2 आने के लिए 2 तब आता जब अंडर रूट 2 रखते। अगर x का मान अंडर रूट 2 रखते तब जाके y 2 आता, और अंडर रूट 2 तो रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि प्रांत में अंडर रूट 2 है ही नहीं, प्रांत में अंडर रूट 2 है ही नहीं, तो प्रांत में नहीं है वो रख ही नहीं सकते, क्योंकि रखते ही प्रांत वाले हैं। अगर प्रांत में नहीं है तो आप नहीं रख सकते। तो 2 के लिए अंडर रूट 2 रखना जरूरी था, अंडर रूट 2 रख नहीं सकते क्योंकि प्रांत में नहीं है, इसका मतलब 2 तो खाली रहेगा, 2 खाली रहेगा, 2 बचेगा इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। अच्छा 3 क्यों खाली बचा, 3 भी इस वजह से खाली बचा क्योंकि 3 को लाने के लिए अंडर रूट 3 रखना पड़ता, अंडर रूट 3 नेचुरल नंबर में है नहीं, इसलिए नहीं है। सेम ऐसे ही और भी बच गए, यानी आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक में आपको ये करना है कि सह प्रांत का कोई अवयव ढूंढना है जिसके लिए आपको x ना मिले, उधर प्रांत में x ना मिले। कोई ऐसा y आप यहां ढूंढो, ऐसा y ढूंढो जिसके लिए x वहां ना मिले। अगर सबके लिए मिल गए तब तो आच्छादक है, सबके लिए मिल गए तो फिर तो कोई बचा ही नहीं, ठीक है ना, सही है। अगर आपको हर y के लिए x मिल गया, हर माँ के लिए बच्चा मिल गया, तो समझ जाओ कि आच्छादक है। और कोई भी माँ ऐसी मिल गई जिसके लिए बच्चा नहीं मिला, तो समझ जाओ कि आच्छादक नहीं है। ये इसका तरीका होता है। आच्छादक नहीं है मतलब अंतःक्षेपी है, अगर ऑन टू नहीं है मतलब इनटू है, बस। अगर ऑन टू नहीं है तो इनटू, दोनों में से एक होगा, आच्छादक वर्सेस अंतःक्षेपी। तो आपको तो आच्छादक ढूंढना है बस, आच्छादक है या नहीं है। आच्छादक है तो आच्छादक है, बात खत्म। ऑन टू है तो ऑन टू है, नहीं है तो इनटू है, दूसरा अपने आप तैयार बैठा है, दूसरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, दूसरा अपने आप आ जाएगा। आच्छादक है, हाँ है, बात खत्म। आच्छादक नहीं है, अंतःक्षेपी है, ये दोनों एक दूसरे के काउंटर बैठे हैं, तो अंतःक्षेपी अपने आप आ जाएगा। आप तो आच्छादक को ही चेक करो, आच्छादक है या नहीं है तो है, नहीं है तो अंतःक्षेपी। क्लियर ये बात, ठीक है, डन। ठीक है, चलो आ जाओ चेक करते हैं, एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। अच्छा अगर यही एग्जाम्पल R टू R लिया जाता, रियल नंबर से रियल नंबर लिया जाता, क्या अब यही फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर आच्छादक होता? क्या अब ये आच्छादक होता? अगर हम R से R में लेते तो क्या ये आच्छादक होता? अगर R से R में लेते क्या अब ये आच्छादक होता? अब आच्छादक होता। सोच के देखिए, जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, तसल्ली से देखिए पहले, है ना। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो शांति से देखो, शांत रहो एकदम, और देखो कि हाँ है क्या। अभी मैं बताऊंगा फिर आपको सर ये तो हमने देखा ही नहीं, अब तो हमने ध्यान दिया ही नहीं, तो इसलिए तसल्ली रखो, तसल्ली से देखो, ध्यान से देखो,
और देखो कि कहां गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ कहां हो रही है। अभी दिख जाएगी गड़बड़, चलो दिखाता हूं गड़बड़। ये आर है, ये आर है इस आर के अंदर, इस आर के अंदर ये रियल नंबर है। रियल नंबर में माइनस के नंबर भी आते हैं, रियल नंबर है ना आपका सह प्रांत, रियल नंबर में माइनस का एक भी आएगा, आएगा। बताओ माइनस एक के लिए एक्स क्या है, माइनस एक कैसे लाऊं, फलन में माइनस एक कैसे लाऊं, रियल नंबर है, रियल नंबर में तो माइनस एक भी आएगा, रियल नंबर में तो माइनस एक भी आएगा। माइनस एक लाके बताओ कैसे आएगा, माइनस एक लाके बताओ कैसे आएगा। माइनस एक, वाई बराबर ले लिया माइनस एक, पहली बात तो ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, सह प्रांत में माइनस एक है, सह प्रांत आर है, आर में माइनस एक आता है, माइनस एक ले लिया। अब माइनस एक के लिए मुझे एक्स चाहिए, क्या एक्स रखूं कि माइनस एक आ जाए, कौन सा एक्स रखूं कि माइनस एक आ जाए, बोला आयटा रख दो। तो क्या मैं आयटा रख सकता हूं, तो आयटा रखूंगा तब माइनस एक आएगा। क्या आयटा मेरे प्रांत में है, नहीं है, तो तब इस वाई के लिए एक्स नहीं है। तो इसका मतलब है कि यह आच्छादक नहीं है। यहाँ कोई y नहीं है, y माइनस एक के लिए कोई भी x विद्यमान नहीं है जो मुझे माइनस एक दे सके, कोई भी x ऐसा नहीं है जो मुझे माइनस एक दे सके। इसका मतलब माइनस एक छूटेगा, ये माता छूटेगी, इस माता का कोई बच्चा नहीं होगा, बाकी सबके लिए मिल जाएगा। 1/4 के लिए 1/2 है, 1/4 के लिए 1/2 है, 1/4 चाहिए 1/2 रखो, 1/2 रखो 1/4 आ जाएगा। हाँ तो नहीं रखेंगे ना, तभी तो मना कर दिया, तभी तो मना कर रहा हूं कि नहीं रखेंगे, तभी तो मना कर रहा हूं कि नहीं रखेंगे। अच्छा अब इसे बताओ कि क्या चेंज करूं कि ये आच्छादक बन जाए, क्या चेंज करूं कि ये आच्छादक बन जाए, क्या चेंज करूं कि ये आच्छादक बन जाए। क्या बदलाव करें कि ये आच्छादक बन जाए। बिल्कुल, शाबाश, क्योंकि जो भी माइनस वाले आएंगे उन पे दिक्कत आएगी, तो माइनस वालों को छोड़ दो, बाकी सबको यही रखो। आपका जो सह प्रांत है उसको बदल दो और उसको आर प्लस ले लो, आपके सह प्रांत को आर प्लस ले लो, आपके सह प्रांत में माइनस के लो ही मत, क्योंकि माइनस का कोई भी नहीं आ सकता, माइनस का कोई आ ही नहीं सकता, तो आपका जो सह प्रांत है उसमें माइनस रखो ही मत, तो माइनस होगा ही नहीं, वो माताएं रखो ही मत जो माइनस वाली है, क्योंकि उन माताओं का कोई बच्चा नहीं होगा, तो उन माताओं को लो ही मत जिनका कोई बच्चा नहीं होगा। किनका कोई बच्चे नहीं है, माइनस वाले जितने भी लोग हैं इनके बच्चे नहीं है, इन माइनस वालों के किसी के भी कोई बच्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि पीछे जाने पर आयटा मिलेगा, इन सबके लिए आयटा लाना पड़ेगा, आयटा होगा नहीं, तो ये जो माइनस वाली जो माताएं हैं उनको बाहर निकाल दो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर वही माताएं बचेंगी जिनके बच्चे हैं, तो आर प्लस से आर ले लो, सब सही हो जाएगा। तो आपने देखा कि सह प्रांत को बदल के आच्छादक बनाया जा सकता है, सह प्रांत को बदल के यानी को डोमेन को बदलकर, सह प्रांत को बदलकर आच्छादक बनाया जा सकता है। जिनकी पूर्व इमेज नहीं है उनको हटा दो,
इनकी प्री इमेज नियॉन कटा दो। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, हाँ जीरो भी रख सकते हो, जीरो की भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से जीरो भी शामिल कर सकते हो कि भैया जीरो को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो को मत निकालो, नहीं निकालते ये लोग। और इसको हटा के आप इसकी जगह ये लिख सकते हो आर प्लस जीरो, मतलब जीरो सहित प्लस की संख्या है, जीरो सहित प्लस की संख्या है, तो जीरो से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, जीरो भी ले सकते हो। आना कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा लेना हो, आच्छादक को ये नहीं कहता जरूरी हो, जरूरी की कोई दिक्कत नहीं है कि जरूरी हो, बस ये है कि भैया जो हमारे आच्छादक की परिभाषा है वो सिर्फ इतनी है कि भैया इधर जो भी दिया गया है आपको, इधर जो भी दिया गया उसका पूर्व प्रतिबिंब आपके पास होना चाहिए, कोई भी ऐसा वंचित नहीं रहना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, बस अगर वो नहीं छूटता है आच्छादक है, छूटा आच्छादक नहीं है, तो कहानी आच्छादक होना नहीं होना, ठीक है ना। तो ये समझ में आया। तो हर y के लिए आपको x मिलेगा। हाँ, अब आपको कुछ फलन देखने होंगे, अगर मैं एक्स क्यूब लूं, अगर इसकी बजाय मैं एक्स क्यूब लूं, अगर मैं एक्स क्यूब लूं, आर से आर लूं, एक्स स्क्वायर को हटाकर एक्स क्यूब लूं, क्या अब मुझे किसी नंबर पे प्रॉब्लम आएगी, अब मुझे किसी नंबर पे प्रॉब्लम आएगी, अगर मैं एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब लूं एक्स स्क्वायर के बजाय, अब मुझे किसी बिंदु पे ऐसा होगा, कोई सह प्रांत का ऐसा बिंदु होगा जिसपे मुझे एक्स ना मिले, कोई सह प्रांत का ऐसा बिंदु होगा जिसपे मुझे एक्स ना मिले, कोई ऐसा वाई होगा जिसपे एक्स ना मिले, सोचिए बताइए। अब थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञान यूज करिए और सोचिए, अब कोई दिक्कत होगी आपको, कोई वाई ऐसा होगा जिसपे एक्स नहीं आए, कोई वाई ऐसा होगा जिसपे एक्स नहीं आए, यानी क्या कोई वाई ऐसा होगा जिसपे एक्स ना आए, मतलब एक्स क्यूब बराबर वाई, तो जो भी आपको वाई चाहिए होगा उसके वाई की पावर 1/3 निकालोगे तो एक्स मिल जाएगा। और घनमूल किसी की भी दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसा है ही नहीं, कोई नंबर है ही नहीं जिसका घनमूल नहीं आता हो, वर्गमूल तो माइनस वालों का नहीं आता, माइनस वालों का वर्गमूल तो नहीं आता, लेकिन घनमूल सबका आता है, सबका घनमूल, घनमूल माइनस वालों का भी आता है, घनमूल प्लस वालों का भी आता है, घनमूल सबका आता है, यानी कोई वाई आपको ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वाई रखोगे, वाई की पावर 1/3 करेंगे एक्स आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सा एक्स है, तो हर वाई के लिए एक्स होगा, बोलो कौन सा वाई चाहिए, जो भी वाई चाहिए उसका घनमूल निकाल लो, पता चल जाएगा क्या एक्स है, तो हर वाई के लिए एक्स होगा, हर वाई के लिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस वाई के लिए नहीं होगा, सोचो कौन सा वाई है, अगर कल्पना कर रहे हो कि ऐसा वाई है जिसके लिए एक्स नहीं है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ऐसा वाई है जिसका घनमूल नहीं है, क्या कोई ऐसा वाई है, कोई ऐसा नंबर है जिसका घनमूल नहीं आता हो, तो समस्त नंबरों का घनमूल होता है, घनमूल सब नंबरों का होता है, वर्गमूल नहीं होता, वर्गमूल माइनस वालों का नहीं होता, वर्गमूल प्लस वाले सारे नंबरों का होता है, जीरो का होता है, प्लस वालों का होता है, माइनस वालों का नहीं होता, लेकिन घनमूल को ना तो कोई माइनस से दिक्कत है ना कोई प्लस से दिक्कत है, घनमूल सबका होता है। तो अगर इसे चित्र की सहायता से देखें,
तो ये कुछ ऐसा होगा। ये आपका ग्राफ है एक्स क्यूब का। अब सोचो कौन सा y है जिसके लिए x नहीं है। देखो ये बनाता हूं y, ये रहा y। अब देखो ये कोई y है जिसके लिए x नहीं है। कोई y ऐसा है जो ग्राफ को नहीं काटता हो। ये जो हरी लाइन है ये y की लाइन है और हमेशा काट रही है, इसका मतलब हर y के लिए x है, हर y के लिए x है। देखो ये लाइन अगर ग्राफ को लगातार काटती रहती है, इसका मतलब हर y के लिए x है, हर y के लिए x है। काट रही है मतलब हर y के लिए x है। काट रही है, ये y की लाइन काट रही है मतलब इस y के लिए ये x है, इस y के लिए ये x है, इस y के लिए x है। अगर काट रही है इसका मतलब y के लिए x है, काट रही है इसका मतलब y के लिए x है। काट रही है हर y के लिए x है। अगर काट रही है इसका मतलब है कि y है, लाइन देखो लाल वाली लाइन का मतलब है y बराबर 5, y बराबर 7, y बराबर 8, y बराबर 11, ये y की लाइन है। अगर ये ग्राफ को काट रही है तो ये दर्शा रही है कि y को काट रही है, इसका मतलब x का मान जरूर है, हर y के लिए x है। अगर नहीं काटती है तो समझ जाओ कि y तो है परंतु x नहीं है, y के लिए x नहीं है। अभी जैसे एग्जांपल के लिए y बराबर एक्स स्क्वायर का एग्जांपल लेते, इसमें क्या था, ये देखो ये रहा, इसमें क्या था, ये देखो y के लिए x आ रहा है, इवन दो आ रहे हैं लेकिन कुछ y ऐसे आएंगे, ये देखो इस y के लिए कोई x है नहीं, ये माइनस वाले y है, नीचे की तरफ आ गया माइनस के y, माइनस वाले y के लिए कोई x नहीं है। हाँ ऊपर वालों के लिए तो दो है, ऊपर वालों के लिए तो दो मिलेंगे, ये देखो, लेकिन ये एक ही में काम करता है। आच्छादक में y के लिए x चाहिए, चाहे दो चाहे एक दो। आच्छादक को ये मतलब नहीं है कि कितने दोगे, आच्छादक को ये कि y के लिए एक x होना चाहिए। दो देते हो तो बहुत बढ़िया बात है, तीन देते हो तो और बढ़िया बात है, चार देते हो तो और बढ़िया बात है। एक y के लिए एक x तो देना ही पड़ेगा, हर y के लिए एक x देना पड़ेगा। अगर आच्छादक है तो y के साथ x होना चाहिए। दो देते हो तो तुम्हारी मर्जी, तीन देते हो तो तुम्हारी मर्जी, पांच देते हो तो तुम्हारी मर्जी। एक y के लिए कितने भी x दो, कम से कम एक तो देना पड़ेगा, कम से कम एक देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ y ऐसे हैं जिनके लिए कोई x नहीं है, ये देखो ये रहा, ये y रहा, इस y के लिए कोई x नहीं है, इस y के लिए कोई x नहीं है, काट ही नहीं रहा, काट नहीं रहा इसका मतलब y तो है परंतु x नहीं है। और जब काटता है इसका मतलब है, ये देखो ये रहा काटा, इसका मतलब ये रहा y और ये रहा इसके सामने नीचे x, ये y ये x, ये y ये x, तो काटेगा इसका मतलब y के लिए x है, काट रहा है इसका मतलब y के लिए x है, नहीं काट रहा है इसका मतलब y है परंतु x नहीं है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे देखा जा सकता है। y बराबर 2 के लिए ठीक है, अगर हम इसे हटा के उसको ले वाई एक्स क्यूब, यहाँ पे हर y के लिए x है, हर y के लिए x है। y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 6 आएगा। क्यों? y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 6 कैसे आएगा? आपका y बराबर एक्स क्यूब है, अगर आप y का मान 2 रखेंगे, x का मान 6 नहीं आएगा,
बल्कि x का मान 2 की पावर 1/3 आएगा। और 2 की पावर 1/3 कितना होता है ये आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। दो की पावर 1/3 कितना होता है? 1.2599 1.2599। तो सोचो, हमें निकालना नहीं है, हमें तो सिर्फ सोचना है कि बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि कोई y ऐसा हो जिसके लिए x नहीं आए। बोला कुछ भी आए दशमलव में आएगा, घनमूल निकालेंगे तो आएगा तो दशमलव में, लेकिन आ जाएगा। नहीं आएगा ऐसा नहीं है, आ जाएगा। हर y के लिए x आ जाएगा, प्रत्येक y के लिए x आ जाएगा। तो कैलकुलेटर में देखो, सोचो कोई नंबर ऐसा है क्या जिसके लिए घनमूल नहीं आता हो। ये कैलकुलेटर खोला और मैं नंबर लेता हूँ -3। -3 के लिए घनमूल निकालता हूँ। क्या -3 के लिए घनमूल आएगा? -3 का घनमूल, घनमूल यानी 1/3 पावर। अरे ये देखो, ये हो गया। कहाँ गया? इस कैलकुलेटर का क्या हो गया? -3 का क्यूब रूट -1.442249। तो क्यूब रूट सबका आता है, क्यूब रूट सबका आता है। किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, माइनस का हो चाहे प्लस का हो, घनमूल सबका होता है। तो कोई ऐसा है ही नहीं जिसका आपको घनमूल ना मिले। वर्गमूल में दिक्कत आती है, अगर आप वर्गमूल निकलवाओगे तो ये मना कर देगा। ये लिया मैंने अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर डाला -2 और अब पूछा भैया बताओ, तो इसने क्या कहा? एरर। देखो मैंने जैसे ही से पूछा कि -2 का वर्गमूल बताओ, तो -2 का वर्गमूल नहीं होता, तो यानी -2 के लिए मुझे कोई भी x का मान नहीं मिलेगा। लेकिन घनमूल में ये दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। तो जो दिक्कत होती है वो वर्गमूलों के साथ दिक्कत होती है। जो वर्गमूल होते हैं ये माइनस को एक्सेप्ट नहीं करते, घनमूल सबको एक्सेप्ट करते हैं। प्लस दे दो माइनस दे दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 1/4 पावर को फिर दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जो 1/4 पावर होती है, 1/4 पावर को फिर दिक्कत आ जाती है। 1/4 दो वर्गमूल है, 1/4 का मतलब है 2 वर्गमूल। तो जब एक वर्गमूल ही नहीं आ रहा तो 2 कहां से आएगा, है ना। तो जब एक वर्गमूल ही नहीं आ रहा तो 2 वर्गमूल कहां से आएगा। तो ये 1/4 पावर, 1/6 पावर, इन सबको दिक्कत आएगी, क्योंकि 1/4 पावर का मतलब समझ रहे ना, 1/4 पावर का मतलब है 2 बार अंडर रूट। 1/4 पावर का मतलब हुआ 1/2, 1/2। ये हो गया अंडर रूट एक्स, फिर उसकी आधी। तो जब एक अंडर रूट ही नहीं आ रहा तो 2 अंडर रूट कहां से आएंगे, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो 1/4 फिर 1/6, इनको भी दिक्कत आएगी, क्योंकि 1/6 फिर से वही लफड़ा है उसके साथ। 1/3, 1/2, 1/2 यानी अंडर रूट, ये फिर अटक गया। इन सब की प्रॉब्लम है। अब जिनको प्रॉब्लम नहीं है
वो है 1/3 पावर, जैसे घनमूल हो गया, 5वां मूल हो गया, 7वां मूल हो गया, इनको कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ऑल आर, ये सभी आर के लिए काम करते हैं। आप कोई भी नंबर रखो अपनी मर्जी से, ये सब पे काम करेंगे। जबकि ये जो भाई हैं 1/4, 1/6, 1/8, इनकी दिक्कत है कि ये माइनस के लिए काम नहीं करेंगे। साफ मना है कि माइनस के लिए काम नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस प्लस वालों के लिए ही काम करेंगे। तो इनके साथ ये समस्या है। ठीक है, आया समझ में? अब जाके कैलकुलेटर खोलिए, थोड़ा बहुत जद्दोजहद करिए, परेशान हुई है थोड़ा सा सर को घुमाइए, चीजें सारी आपके पास है। मतलब जो हमेशा मैं कहता हूँ, इस एज में आपके पास इतने संसाधन है कि पूछिए मत। सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है आपके पास। अब भी अगर आप में से कई जने कहते हैं कि डाउट है, तो भैया तुम डाउट पालना चाहते हो इसलिए डाउट है। नहीं, इस एज में डाउट हो जाए, इस एज में, इस मतलब गोल्डन एज के अंदर किसी को डाउट हो जाए, और वो डाउट इसलिए कि आप चाहते हैं, पढ़ा है, ठीक है, नहीं मजा ले, इतने संसाधन है, अमित जी की जरूरत नहीं है आपको, इतना इंटरनेट भरा पड़ा है, इतना सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इतनी सारी चीजें भरी पड़ी है कि जहां चाहे आप डाउट क्लियर करके आ सकते हैं, है ना। तो लेकिन रख रहे हैं क्योंकि कौन करे, छोड़ो ना, रहने देते हैं, तो बात अलग है। वरना देखो अभी -3 का वर्ग रूट नहीं दिया, गूगल ने दे दिया, गूगल नहीं देता कोई और दे देता। इंटरनेट भरा पड़ा है उत्तर देने के लिए, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है कि आओ उत्तर मैं देता हूँ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें अब हो गई है कि एआई ने सब कुछ कहानी बदल दी है। चलिए बस इसी के साथ विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग, डेस्मोस है, चित्र बना के देख सकते हो, हर चीज को सॉल्व करके देख सकते हो। तो सोचो कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो आप डाउट रखो। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। ओके।